हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बचे हुए सवालों को लगाएंगे जो सवाल रह गए थे। ठीक है, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू गुरु में, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको गणित से जुड़े नए नए वीडियो समय समय से प्राप्त होते रहें। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही हमें ज़रूर बताएं, ताकि आप मेहनत कर ही रहे होंगे, अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो सवाल रह गए थे मैंने कहा भी था कि आप इनको लगाइएगा एक बार, जो सवाल में गलतियां उनको मिलाइए, या जो सवाल आपको ना आया हो उसको समझिएगा। तो हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए 5 तक लगवा दिए थे। छठवां सवाल है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो जो हमको AP दी हुई है ना, वो दी हुई है 9, 17, 25, और पूरा SN जो है वो 636 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि A कितना होगा 9, D कितना होगा 17 में से 9 घटा देंगे हम लोग तो कितना होगा 8। ठीक, और यहाँ से SN का फार्मूला लगा देंगे तो वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN आपको दिया है कि वो 636 है, n ही हमको निकालना है कि कितने पद होंगे, या इसको आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि यहाँ पर घुमा के दिया कितने पद लेने चाहिए। आप इसको ही समझ लीजिए कि इस सीरीज के या इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 636 है, सिर्फ ये पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 9n-1d। जब जब भी n पूछता है, देखो एक n यहाँ होता है, एक n अंदर होता है, तो जब जब भी आपसे n पूछेगा हमेशा द्विघात समीकरण ही बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ 2 का चाहे तो गुणा करा दीजिए यहाँ पर, तो 636 गुणे 2 n, और यहाँ से हो गया 18 धन गुणा करा दीजिए 8n-8। n का गुणा कराएंगे ना तो 8n² हो जाएगा, 18 में 8 गए 10 बचेगा, 10n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 636 गुणे 2 रहेगा। यहाँ 2 कामन ले लीजिए तो 4n² धन 5n, और ये 2 हट जाएगा, 636 बचेगा, इसको इधर बुला लेंगे तो इधर आएगा, तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा इनमें। ठीक है, 636 गुणे 4 करेंगे, यानी 636 गुणे 4। अब इसके हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 आए। तो जब आप इसको काटेंगे ना तो ये जो आएगा वो आएगा 53 माइनस 48n बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर देखो n कामन लेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4n धन 53, यहाँ पर कितना लेंगे 12 ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4n धन 53, तो 4n धन 53 n-12 बराबर 0। तो n का वैल्यू -53/4 या 12। n का वैल्यू ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए क्या सही होगा n बराबर 12। तो इस सीरीज के जो है 12 पदों का योग जो है वो 636 होगा। ठीक है, चलते हैं 7वें सवाल की ओर। कह रहे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो एक सवाल इस तरह का लगवा भी चुके थे, दूसरा नंबर, अगर आपको देखना उसमें an दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए योग पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इसमें भी आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। तो लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है, यानी शुरू के 40 धन पूर्णांक बताओ जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहला देखो, पहला जो पूर्णांक मिलेगा जो 6 से विभाज्य होगा वो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। दूसरा क्या होगा 12, फिर 18, और ऐसे ऐसे करते करते ही सीरीज चलेगी। ठीक है, अब हमें ये भी नहीं पता है कि इसका जो है अंतिम वाला, यानी जो 40 शुरू के लेना, मान लीजिए हमने 3 तो ले लिए, अब हमें नहीं मालूम ना कि जो 40 नंबर पे होगा जिसका स्थान 14th होगा वो कौन सा पद होगा, ये तो हमको पता नहीं है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। n हमको पता है कि n जो है वो कितना है 40 है भाई, के क्या देखो पता है, a बराबर कितना है 6, d बराबर कितना है 6, n बराबर कितना है 40 पद हैं, 40 पद हैं, तो n बराबर क्या हो गया 40।
उसके बाद देखो, अगर आप ये पद नहीं निकालते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एस एन बराबर जो होता है वो n/2 सब कुछ हमारे पास है ही है। तो यहाँ से रख लेंगे, एस एन पूछ रहा है, n जो है वो 40/2 है, 2 × 6, n जो है वो 40-1 है, और जो d है वो 6 है। ठीक है, ये काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 12, और यहाँ से हो जाएगा 39 × 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एस एन बराबर क्या आएगा, 20, 12 धन 39 × 6 कर लेंगे तो 6 नहीं का होता है 54, 5 आ गया, 36, 18, 5, 23, 234, तो ये 246 आएगा। और इसमें गुणे 20 करना है तो 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 2 9 4, 49, 20, ये उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल था। सिर्फ इसमें मेन है सीरीज बनाना आपको आना चाहिए, इसकी सीरीज भी आसान है। तो ए, डी और एन तीन चीज़ें ही हैं। देखिए जब जब ए एन की बात करेगा ना, तो ए एन में क्या क्या होते हैं, देखो ए, डी और एन, पूरा खेल ही ए, डी और एन का है। ये तीन मिले तो चाहे आप ए एन निकालो, ये तीन मिले तो चाहे एस एन निकालो। इन तीन, आपके पास ये तीन है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां जो है हमारा, वो है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी गई है। यानी कुल पैसा कितना है, देखो 700 रुपये, और उसमें कितने लोगों के 7 नगद पुरस्कार देने। ठीक है, यानी उसी पैसे को बांटना है। तो ये कुल पैसा है, तो जो 8वां होगा उसमें एस एन जो है वो कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक, 700 रुपये। उसके बाद यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी पहले जो फर्स्ट आएगा लड़का, मान लीजिए उसको 100 रुपये देना है, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 80, फिर अगले को कितने मिलेंगे, 60। तो हमको इस हिसाब से सेट करना है इस पूरे पैसे को कि 7 बच्चों को हम नगद पुरस्कार दे भी जाएं और 700 रुपये पूरे ख़त्म भी हो जाएं। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार का मान बताओ, कि हर एक पुरस्कार का जो है मान कितना है। तो हमें क्या मानना है, पहला पुरस्कार, तो माना पुरस्कार का जो मूल्य है वो कितना है। अगर पहले को 100 रुपये दिए गए तो अगले को x-20 दिए गए, अगले को x-40 दिए गए, इसी तरह तो चल रहा है क्रम। ठीक है, तो एस एन आपको पता है, तो ए जो है वो कितना हो गया x, डी कितना हो गया -20, और सबसे बड़ी बात एन कितने हैं, 7, क्योंकि 7 पुरस्कार ही बनाने, एस एन हमको पता है तो हम यही लगाते हैं। एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 × d। एस एन 700 रुपये है, n 7/2 है, 2x धन 7 - 1, और d जो है वो -20 है। तो ये 7 से ना ये कट जाएगा 100, तो 200 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x, और ये 6 बचेगा, और 6 × 2 = 12, 120 ये होगा। 120 इधर चला जाएगा तो 2x बराबर जो आएगा वो 320 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 160। ठीक है, तो जो पुरस्कार की जो वैल्यू आएगी ना, पुरस्कार वो किस तरह आएगी, पहले बच्चे को 160 मिलेंगे, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, और लास्ट वाले को 40। ये क्रम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे को इस तरह से 20-20 रुपये कम करके देंगे, और ये टोटल भी 700 ही आएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, अगर ये 700 आता है तो जो हमने उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये 8वां सवाल था। उसके बाद जो 9वां सवाल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत छोटा, लेकिन पूछा हर बार जाता है, इसको समझिए। कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो पहली बात तो ये है कि 2 समांतर श्रेणी AP1 और AP2, इनके बारे में समझिए। इनका सार्वंतर समान है, यानी इसका पहला पद, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इसका पहला पद A1 है लेकिन सार्वंतर D है, इसका पहला पद A2 है लेकिन सार्वंतर D है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इनके 100वें पदों का अंतर वो 100 है। तो पहले ये कि इसका 100वां पद निकालो।
ठीक है। तो इसका जब हम A100 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, A प्लस 99D, यानी A1 प्लस 99D। इस तरह इसका 100 वाला पद निकालेंगे तो वो आएगा A2 प्लस 99D, क्योंकि D तो सेम है, बस पहला पद अलग है। तो कह रहा है इसके ना 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इन दोनों का जो अंतर है A1 प्लस 99, यानी एक 100वां पद ये और दूसरी सीरीज का 100वां पद ये, इसका अंतर कितना है, 100 है। इसको जब खोलेंगे तो D वाला पार्ट कट जाएगा, तो A2 माइनस A1 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1, कि हमने ये देख लिया कि 100वें पद का अंतर 100 है, लेकिन हमने क्या किया कि इसके ये जब हल किया तो ये पता चला कि इनके जो पहले पदों का अंतर है ना वो भी 100 है। ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का। तो हम क्या करेंगे, इसके 1000वां पद निकालेंगे। तो A1000 जो होगा वो होगा A प्लस 999D, यानी A1 प्लस 999D। ये पहली सीरीज AP1 का आ जाएगा। ऐसे AP2 के लिए हम 1000वां पद निकालेंगे तो आएगा A प्लस 999D, तो आ जाएगा A2 प्लस 999D। अब कह रहे हैं कि इनके ना 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पद, ये AP1 के लिए, AP2 के लिए। तो इसका देखिए कितना है, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। तो यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा A1 माइनस A2, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 100, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। ठीक है। तो इसके 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा, और इसमें किसी भी पद का अंतर भी 100 ही होगा। क्यों, क्योंकि D जो है वो समान है, D क्या है, समान है। तो जो पहले पद का अंतर होगा वही हर पदों में अंतर होगा, क्योंकि D तो सेम है। जैसे समझिएगा, अगर हम किसी सीरीज का पहला पद 10 ले लें, ठीक है, और दूसरी सीरीज का हम ले लें 50, और फिर सार अंतर बराबर कर दें, मतलब ये भी 10-10 के क्रम से बढ़े और ये भी 10-10 से बने। अब देखिए कोई भी पद ले लीजिए, आप तीसरे पद का अंतर देखिए कितना आया, 40। पहले पद का देखिए 40, दूसरे पद का देखिए 40, पांचवें पद का देखिए 40, क्योंकि बढ़ तो सेम रहा है ना, जो पहले पद का अंतर है वही हर पद का अंतर है। तो उसी बात का सवाल था, लगाएंगे इसको ऐसे, इतना छोटा भी नहीं है, अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि इसको सब कोई नहीं लगा पाता, ये कह लीजिए कि एकदम से दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि है वही सब चीज़ें, A D और फार्मूला वही है, लेकिन जब थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज़न में जो है नहीं आता है। तो लगाएंगे ऐसे, ठीक है, अलग अलग मानेंगे। A100 दोनों के निकालेंगे, इनका अंतर 100 करेंगे जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है। फिर इससे हमको ये पता चलेगा कि दोनों पहले पदों का अंतर 100 है। फिर दोनों के 1000वें पद निकालेंगे और उनका अंतर हम लोग निकालेंगे, और इस तरह से करके वो भी 100 ही आएगा, क्योंकि D सेम है इसलिए D वाले पद हमेशा कट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो 9वां सवाल था। उसके बाद हम लोग आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, तो 10वां सवाल है हमारा। इस तरह का भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने एक सवाल रख लिया। कह रहा है कि AP 11852 का एक पद माइनस 150 है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो इस तरह का ज़रूर एक सवाल लगा के रखिए, या इसको समझ लीजिए कि जब कोई भी सीरीज़ देकर हमको कोई भी एक संख्या देकर ये पूछ ले कि ये इसके पद है कि नहीं, यानी ये इसकी सीरीज में कहीं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लगते कैसे। देखो इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह लगता है कि हम ये मानते हैं कि हाँ ये इसका पद है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सा पद है, यानी हम मानते हैं nवां पद है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले n, n को फाइंड करना है। अगर n हमारा एक पूर्णांक आ जाता है, पूर्णांक वो भी धन का, 10वां आ गया, 20वां आ गया, 35 आ गया, तो हम जान जाएंगे कि ये जो है 35वां पद है।
तो अगर ये 35वां पद है तो इसका मतलब ये इस सीरीज का पद है। लेकिन उसी जगह n का मान ऋणात्मक आ गया, या n का मान 11/2 आ गया, 17/4 आ गया, तो इसका मतलब ये कि ये इसका पद नहीं है। तो कुल मिलाकर यही इसका कॉन्सेप्ट है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, a बराबर जैसे 11, d बराबर 8 - 11 माइनस का 3, और इसको मान लेंगे कि an जो है वो -150 है। ठीक है, ये मान लें कि ये इसका nवां पद ही है, बस हमको n निकालना है। n निकालो और उससे हमारा काम हो जाएगा। n का फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, तो -150 बराबर 11 धन n - 1 और d का वैल्यू -3। ये 11 जो है इधर ही जाएगा, तो माइनस में जब 150 में से जुड़ेगा ना तो 161 हो जाएगा, और n - 1 और ये -3, तो n - 1 जो होगा वो -161/-3 होगा। ठीक है, तो n - 1 इसमें भाग देंगे तो देखो 6 1 7 1 8, ये पहली बात तो 3 से कटेगा ही नहीं, तो इसको बस हम लोग ऐसे ही रख के छोड़ देंगे, और n बराबर जो आएगा वो 161/3 धन 1 होगा, तो n बराबर आ जाएगा 164/3। ठीक है, अब देखिए 6 4 10 10 1 11, तो 11 योग है, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। जब आप इसको भाग देंगे ना तो होगा 3 × 5 = 15, फिर उतारे यहाँ से 15, 14 बचा, 3 × 4 = 12, 2 बचा, तो 54 सही 2/3। तो अब उसके बाद इसका हम जान गए कि n जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसका ये पद नहीं है। इसी का उत्तर हम देंगे क्यों में। क्यों में जो क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्यों नहीं है, तो हम लोग इसमें यही लिखते हैं, लिखेंगे क्योंकि n बराबर 54 सही 2/3 है, जो कि एक धन पूर्णांक नहीं है। n की ऐसी संख्या किसी समांतर श्रेणी के लिए संभव नहीं है, अतः -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इतनी लिखकर अपनी बात ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और लिखना भी जरूरी, क्योंकि देखिए आप कॉपी में कैसे सवाल लगाते हैं या प्रैक्टिस के लिए कैसे सवाल लगाते हैं ये अलग बात है, लेकिन पेपर में जब भी आपसे पूछा जाए तो चाहे वो 1 नंबर का सवाल पूछे 2 नंबर का, उसमें जितना लगाना चाहिए, जितनी भाषा लिखनी चाहिए आपको पूरी लिखनी, क्योंकि इसी बात के ही नंबर मिलते हैं आपको। भाई आपको पेपर जब देना होता है गणित का, तो उसमें इसी बात के तो नंबर, आपसे पेपर क्यों लिया जा रहा है, इस बात के लिए नहीं लिया जा रहा है कि आपको ये उनको जानना है कि आपको पेपर आता है कि नहीं आता, आपको गणित आती कि नहीं आती। ऐसे में तो कुछ भी पूछ ले कि हाँ हमको पूरी गणित तैयार है, वो इस बात का पेपर होता है कि आप कोई सवाल को कितने अच्छे तरीके से लगाते हैं, कितने ऐसा लगाइए कि जिसको ना भी आता हो वो भी आपकी कॉपी देखे तो पूरा समझ जाए कि हाँ इसने ये चीज़ें लिखी। कोई अगर आप प्रमेय लगाइए तो बगल में प्रमेय ज़रूर लिखिए कि हमने इस नियम के तहत ये लगाया। कोई चीज़ लगानी है देखिए पहले फार्मूला ज़रूर लिखिए, फिर मान रखिए। कोई सवाल पढ़िए सबसे पहले मान निकाल के रख दीजिए। इसका ना बोर्ड कॉपी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो जानता है कि आपको सवाल लगाने की बहुत अच्छी कला मालूम है, इसलिए वो आपके नंबर भी अच्छे देता है, काटता नहीं है। हालांकि गणित में जल्दी नहीं कटते, लेकिन अगर आप और अच्छा करेंगे तो आपको फुल में फुल मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो बचे हुए सवाल थे इनको लगवा दिए हैं, आप मिला लीजिए। अगर आप लगाए हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि आपके कितने सवाल गलत हुए, ये भी हमें बताइए। जिसके पूरे सही हैं वो भी बताए कि 5 के 5 हमारे सही हैं या एक गलती थी। ठीक है, तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम इन सवालों के माध्यम से आपकी और मदद कर पाएँ, आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करा पाएँ, ताकि आपका बोर्ड में पेपर अच्छा हो। सभी विषयों को पढ़िए, बराबर पढ़िए, किसी विषय को कम मत आंकिए और किसी विषय को ज़्यादा मत पढ़िए कि गणित लगा रहे हैं तो उसी को पढ़िए। सब विषय को समय दीजिए। पेपर ज़रूर देखिए, मॉडल पेपर कि कैसे पेपर आते हैं, उन चीज़ों की तैयारी करिए ताकि आपका
अच्छे से अच्छा पेपर हो, आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट बने। गणित भी आपका रिजल्ट बनाएगी, हिंदी भी आपका रिजल्ट बनाएगी। ठीक है, तैयारी करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर। समांतर श्रेणी से जुड़े जितने भी अच्छे सवाल हैं हमने लगवा दिया है। उसके बाद जब अगला हम लोग अब त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे, जो कि काफ़ी कठिन भी होता है, ज्योमेट्री का पेपर होता है, तो उसके भी जो मुख्य मुख्य सवाल होंगे 8-10, उनको छांट के हम लगवा देंगे कि ये सवाल ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, तो आप उनको अगली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए।